नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं। हम लोग संघीय संसद पढ़ते हैं। संघीय संसद पॉलिटी में हम लोग पेज नंबर देखते हैं 246 लूसेंट पेज नंबर। हम लोग शुरुआत करना है संघीय संसद, इसके पीछे का पढ़ लिए हम लोग। तो आगे देखते हैं, भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। संसद इसमें है अनुच्छेद 79 में भारत की संसद इससे किससे बनती है, तो राष्ट्रपति से, राज्यसभा, लोकसभा से। 3 अंग है। अनुच्छेद 89 से 122 संसद और उसकी कार्यवाहिका से संबंधित है। 89 से 122 तक संसद से और 100 कार्यवाहिका से ही संबंधित है, ध्यान रखिएगा। पहले देखते हैं राज्यसभा, जिसको उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। कितना हो सकती है? 250 हो सकती है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद कितना? 80 में। स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। तो राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में है और दूसरा 250 हो सकती है, इसकी अधिक से अधिक संख्या। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 साल होता है और राष्ट्रपति का 35। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तीसरे स्वरूप एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। तो राज्यसभा है, राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है ना, समानुपातिक प्रतिनिधित्व तीसरे स्वरूप एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। आगे देखा जाए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, इसको थोड़ा हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव देखिए। भारत में राज्यसभा सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है और इस प्रणाली में प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में सीटों का निश्चित कोटा प्राप्त होता है। इस प्रणाली में प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में क्या रहेगा? सीटों का निश्चित कोटा रहेगा। इतना सीट इतना राज्य का है इस राज्यसभा में। तो राज्यों के विधानसभा सदस्यों के द्वारा, अब देखिए राज्य के जो विधानसभा है, विधान परिषद होता है ना, तो राज्य के विधानसभा सदस्यों के द्वारा इन सीटों के लिए चुनाव किया जाता है। विधानसभा सदस्यों के द्वारा इन सीटों के लिए चुना गया था, उनमें से चुन के आएंगे विधानसभा से राज्यसभा में। तो इसमें राज्य के विधायक ही मतदाता होते हैं। इसमें कौन कौन होते हैं? तो राज्य के जो विधायक होते हैं, राज्य के विधायक वही क्या करते हैं? मतदाता होते हैं। राज्य के विधायक मतदाता चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार एक वरीयता क्रम में मत देता है। मतदाता चुनाव में जब होता है तो खड़ा सभी जितने प्रत्याशी होते हैं उनको अपनी पसंद के अनुसार एक वरीयता क्रम में मत देना होता है, 1 2 3 करके, जितने के लिए किसी प्रत्याशी को मतों का एक कोटा प्राप्त करना पड़ता है, जो निम्नलिखित सूत्र के द्वारा निकाला जा सकता है। कुल मतदान बट्टा कुल विजयी उम्मीदवार प्लस 1। जितना मतदार है कुल मतदान करने वाला उसको ऊपर रखेंगे और कुल विजयी उम्मीदवार जो हैं प्लस 1 कर देंगे और जितनी निकल जाएगा उसमें प्लस 1 करेंगे, तब जाके हमारा निकलेगा। देखिए एक उदाहरण के लिए अगर समझा जाए तो यदि राजस्थान है, राजस्थान के 200 विधायक, कितना? 200 विधायक। तो 200 विधायकों को राज्यसभा के लिए 4 सदस्य चुनने हैं। 200 विधायकों को राज्यसभा के लिए 1 सदस्य चुनना है, तो राज्यसभा के लिए 4 सदस्य चुनना है। तो विजयी उम्मीदवार को क्या किया जाएगा? ऐसे इस सूत्र के हिसाब से रखा जाएगा। देखिए 200 ऊपर रखा जाएगा और जितना चुनना है तो 4 को चुनना था, तो 4 को प्लस 1 करेंगे हम लोग, ठीक, प्लस 1 करेंगे, ठीक ना। और जितना आएगा फिर उसमें भी हम लोग जोड़ के प्लस 1 करेंगे, तो हमारा 40 आया, काटने के बाद प्लस 1 41 हो गया हमारा। तो वोटों की ज़रूरत पड़ेगी 41 गो वोट। कितना वोट की ज़रूरत पड़ेगी? 41 वोट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब मतगणना होती है ना, तब उम्मीदवारों को प्राप्त प्रथम वरीयता वोट गिना जाता है। प्रथम वरीयता किसको मिला है उस पर वोट गिना जाता है। प्रथम वरीयता वोटों की गणना के बाद यदि प्रत्याशी को वांछित संख्या वोटों का कोटा नहीं प्राप्त कर पाती है तो पुनः मतगणना की जाती है। ऐसे प्रत्याशी को मतगणना से निकाल दिया जाता है जिसे प्रथम वरीयता वाले समय सबसे कम वोट प्राप्त हुआ हो। अच्छा, और इसके वोटों की अन्य प्रत्याशियों में बांट दिया जाता है। ऐसा करने में प्रत्येक मत पत्र पर अंकित द्वितीय वरीयता वाले प्रत्याशी को वह मत हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखा जाता है जब तक वांछित संख्या 4 के बराबर प्रत्याशियों को विजयी घोषित नहीं कर दिया जाता। वर्तमान समय में यह संख्या 245 है। 250 होना चाहिए। कितना है? 245 है। इसमें 12 सदस्य तो राष्ट्रपति ही मनोनीत करता है। इसमें से 245 को वर्तमान में जो संख्या है राज्यसभा में, इसमें 12 सदस्य तो राष्ट्रपति ही मनोनीत करता है। और ये ऐसे व्यक्ति होते हैं ना 12 को, जिसमें कला से होंगे, वो साहित्य से होंगे, विज्ञान से होंगे, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव होगा। हेमा मालिनी, ये सब जो देखे होंगे आप लोग, कहाँ से है? तो ये सब उसी से बने हुए हैं। शेष 233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शेष 233 सदस्य जो होते हैं,
245 को में से 12 को घटा दीजिए जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, बचा का वो 233 को। तो 12 को सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है और शेष 233 को सदस्य संघ की इकाइयों के द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं। शेष 233 को सदस्य जो होते हैं वो संघ के जितना भी इकाई होते हैं वहाँ से वो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो राज्यसभा का एक स्थायी सदन भी होता है। राज्यसभा का क्या होता है? एक स्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग होता है नहीं होता है, इसलिए इसको स्थायी कहा जाता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और और 1/3 सदस्य क्या होते हैं? हर 2 साल पे सेवानिवृत्त होते जाते हैं। 6 साल तक रहते हैं और 2 साल पे क्या होते हैं? हटते जाते हैं। अनुच्छेद 83 के 1 में लिखा गया है कि राज्यसभा का स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होंगे। किसमें लिखा है? आर्टिकल 83 में कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल के बाद सेवानिवृत्त होंगे। ये आर्टिकल 83 के 1 में लिखा गया है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 83 के 1 में क्या लिखा गया है कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या हो जाएंगे? सेवानिवृत्त होंगे और 6 साल का होता है इनका कार्यकाल राज्यसभा वाले सदन स्थायी सदन मतलब जो होते हैं सदस्य का। अब आगे देखा जाए राज्यसभा के सभापति एवं उप सभापति के बारे में। अनुच्छेद 89 क्या कहता है? राज्यसभा के सभापति और उप सभापति। तो राज्यसभा के सभापति कौन है? राष्ट्रपति हैं। और उप सभापति देखते हैं, देखिए उपराष्ट्रपति हैं सभापति। देखिएगा भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जैसे हम लोग देखे थे। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। राज्यसभा क्या करेगी? राज्यसभा जल्दी से जल्दी यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुन लेगी। उपसभापति की बात कर रहा है। जब जब उपसभापति का पद रिक्त होगा तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुन लेगी, किसी को भी चुन लेगी। लेकिन जो उपराष्ट्रपति होता है वो सभापति होता है। उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से त्याग दे देना या फिर पद से हटा दिया जाना अनुच्छेद 90 में है। किसमें है? 90 में है। उपसभापति का पद त्याग या पद से हटाना ये सब अनुच्छेद आर्टिकल 90 में आता है। क ख ऐसे करके जोड़ के बना दिया होगा। तो उपसभापति हम लोग 90 में, आर्टिकल 90 में उपसभापति आर्टिकल 90 में। उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। अगर उपसभापति है ना वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है ना तो अपना पद उसको छोड़ना पड़ेगा। 90 के क में लिखा गया। वो राज्यसभा का ही सदस्य होगा उपसभापति। जाहिर सी बात है उसको उपाध्यक्ष भी बोल सकते हैं। अध्यक्ष तो सभापति हो गया जिसको उपराष्ट्रपति कहते हैं। सभापति को संबोधित त्याग पत्र द्वारा वो अपना पद त्याग सकेगा। सभापति को ही क्या करेगा? मतलब उपराष्ट्रपति को संबोधित करके त्याग पत्र देकर वो अपना पद को त्याग सकता है। 90 के ख में लिखा गया है। और राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य जो हैं उनके बहुमत अगर आ जाए, बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से उसको हटाया जा सकता है। परंतु इस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना उसे कम से कम 14 दिन पहले देनी होगी। ये 90 के ग में लिखा गया है। तो 90 में ही आ गया क ख ग जोड़ के। तो देखिएगा राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने हैं, राज्यसभा सदस्य जो सबसे पहले तो इंदिरा गांधी बनी थी, आपको पता होगा। राज्यसभा सदस्य ही थी पहले वाली जो बनी थी। जो प्रधानमंत्री बने 1966 से 67 लिख रहा है। फिर बन गए होंगे लोकसभा के HD देवगौड़ा 96 से 97 के समय। IK गुजराल भी है, मनमोहन सिंह भी है। ये सब राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ये रेड कलर में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, बताइए कि राज्यसभा सदस्य जो है जो प्रधानमंत्री बने थे कौन है वे? तो सबसे पहले इंदिरा गांधी का नाम आता है, फिर HD देवगौड़ा का नाम आता है, फिर IK गुजराल का नाम आता है, फिर मनमोहन सिंह को नाम आता है। तो दो को तो याद हो जाएगा, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने थे। राज्यसभा के सदस्य होते हुए क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। दो तो इंदिरा गांधी और जवाहरलाल मनमोहन सिंह तो याद हो गया। HD देवगौड़ा और IK गुजराल, HD देवगौड़ा, IK गुजराल, HD देवगौड़ा, IK गुजराल, ये भी 4 गो व्यक्ति जो हैं राज्यसभा के सदस्य होते हुए क्या बने हैं? तो प्रधानमंत्री बने हैं। आगे देखा जाए दोस्तों, जब सभापति मतलब उपराष्ट्रपति या फिर उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो जाए, मन में आ जाए, तो यह पीठासीन नहीं होगा। तब तक वो कार्य नहीं करेगा, मतलब वो पीठासीन नहीं कार्य करेगा। अनुच्छेद 92 में ऐसा लिखा गया है कि सभापति या उपसभापति को अगर पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो जाए, विचार में चल रहा है हटाने का, तब वह पीठासीन नहीं होगा। पीठासीन मतलब जो अध्यक्षता करते हैं, बैठक करते हैं राज्यसभा के,
वो नहीं करेंगे, नहीं तो करने लगे तो इधर से उधर धूम मचा देंगे, इसलिए उसको वहाँ तक नहीं बनाया जाता। अनुच्छेद 92 में लिखा गया है ऐसा कि जब तक उनको उसको हटाने का संकल्प अगर विचार में है, मन में है, एथी में, संसद में, तो वह पीठासीन नहीं होगा। क्या होगा? वह पीठासीन नहीं कार्य करेगा। अनुच्छेद 92 में लिखा गया है। मंत्रिपरिषद देखिएगा, मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के नहीं होता है। उसे राज्यसभा का क्या मतलब है? क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा का सदस्य होता है। अनुच्छेद 249 के अनुसार, ये अनुच्छेद 249 है क्या? तो अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषित करती है कि यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लिखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस विषय पर अस्थायी कानून का निर्माण कर सकती है। यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लिखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस विषय पर स्थायी कानून बना निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष अधिक प्रभावी नहीं रहेगा, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो वह हर बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। राज्यसभा चाहेगा तो 1-1 साल के लिए वो लगा सकता है, प्रस्ताव पारित करके घोषित कर सकता है बहुमत से राज्यसभा। केवल राज्यसभा को ही राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन का अधिकार है। अनुच्छेद 312। मतलब केवल राज्यसभा को राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार है। अखिल भारतीय जो होते हैं सेवा करने वाले, अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने वाले, उन्हीं का अधिकार है। अनुच्छेद 312 में कहा गया है। यहाँ पे देखिएगा पुराना संसद भवन के बारे में थोड़ा सा लिख रहा है कि यह एक वृत्ताकार भवन था। कैसा था? पुराना संसद भवन जो था ना, वृत्ताकार था ऐसा करके। इसका डिज़ाइन आर्किटेक्ट जो था सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट ब्रेकर ने 1912-13 में तैयार किया था। संसद भवन की नींव जो है 12 फरवरी 1921 ईस्वी को रखी गई थी। संसद भवन का नींव। संरचना की बाहरी परिधि 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी हुई है। संरचना जो है बाहरी परिधि के 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी हुई है। संसद भवन अगर पूछेगा, संसद भवन की नींव जो था कब रखा गया था? 12 फरवरी 1921 में। 1921 कहाँ? 1921 और यहाँ पे 1912-13 में एक वृत्ताकार भवन जिसका डिज़ाइन था आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट ब्रेकर ने किया था। वृत्ताकार मतलब ऐसे करके नहीं है संसद भवन, आप लोगों ने देखा होगा पुराना संसद भवन, है ना। आगे बढ़ा जाए दोस्तों, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या किस देश में किस राज्य में कितने हैं, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। तो एक बार ध्यान रखिएगा आप लोग कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी है। 31 कितना है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या? उत्तर प्रदेश से 31 को जाते हैं मेंबर राज्यसभा में। उत्तर प्रदेश से कब जाते हैं? 31 को जाते हैं। महाराष्ट्र से कब जाते हैं? 19 को जाते हैं। तमिलनाडु से 18 को जाते हैं। बिहार से 16 को जाते हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों बराबर है, तो बिहार और पश्चिम बंगाल में 16-16 को जाते हैं। तो सबको याद होगा बिहार और पश्चिम बंगाल में अगल बगल वाला दोनों सटा हुआ 16-16 को राज्यसभा में सीट भेजता है। और राज्यसभा के ही मेंबर क्या करेंगे? चुनाव करके भेजते हैं। तमिलनाडु के जो है 18 को मेंबर जाएंगे। तमिलनाडु के 18 मेंबर जाते हैं राज्यसभा में। तमिलनाडु से 18 मेंबर, महाराष्ट्र से 19 और उत्तर प्रदेश से 31। उत्तर प्रदेश से 31, महाराष्ट्र से 19, दूसरा नंबर पे आता है महाराष्ट्र 19, तीसरा नंबर पे आता है तमिलनाडु, तीसरा नंबर पे आता है तमिलनाडु, चौथा पे दूसरा आएगा बिहार और पश्चिम बंगाल 16-16। तो पहला 31 को देख लिए थे हम लोग उत्तर प्रदेश में, दूसरा नंबर पे 19 को देखे थे हम लोग महाराष्ट्र में, तीसरा नंबर तमिलनाडु का देखे थे हम लोग 18 को। मतलब बिहार से भी ज़्यादा तमिलनाडु में मेंबर 18 को जाते हैं। कर्नाटक में 12 को, आंध्र प्रदेश में 11, मध्य प्रदेश में 11। कर्नाटक में 12, कर्नाटक से 12 को जाते हैं। आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश से 11 और गुजरात से 11। आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश और गुजरात, आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश और गुजरात से 11 मेंबर जाते हैं। उड़ीसा में 10 को और राजस्थान से भी 10 को जाते हैं। केरल से 9 को जाते हैं। पंजाब असम से 7-7 को जाते हैं। आगे भी देखा जाए तेलंगाना से 7 को जाते हैं। झारखंड से मात्र 6 को जाता है। झारखंड से कितना जाता है? मात्र 6 को जाता है।
छत्तीसगढ़ से 5 को, हरियाणा से 5 को, छत्तीसगढ़ हरियाणा से 5-5 को जाते हैं, हिमाचल प्रदेश से 3 को जाते हैं, उत्तराखंड से 3 को जाते हैं, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से 3-3 को, नागालैंड मिजोरम मेघालय मणिपुर जितना भी उधर का है ना सारा का सारा एक एक गो है, कौका को एक को जाता है सब। दिल्ली से 3 को जाते हैं, दिल्ली से कब जाते हैं दोस्तों 3 को, जम्मू कश्मीर से 4 को जाते हैं, पुडुचेरी से 1 को, जम्मू कश्मीर से 4 को, पुडुचेरी से 1 को, दिल्ली से 3 को। इधर जितना भी छोटा छोटा जितना है ना गोवा, अरुणाचल, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उत्तर इस सारा में एक हो जाते हैं। उत्तराखंड बड़ा है तो 3 को, हिमाचल उतना भी बड़ा नहीं है, हिमाचल प्रदेश से 3 को, उत्तराखंड से 3 को, हरियाणा से 5 को, छत्तीसगढ़ से 5 को, हरियाणा छत्तीसगढ़ से 5 को, झारखंड में से 6 को, झारखंड से 6 को याद रखना है, तेलंगाना से 7 को याद रखना है, पर असम पंजाब से 7-7 को, और तेलंगाना से भी 7 को, असम पंजाब से। केरल में 9 को, केरल लंबा है तो 9 को, केरल में 9 को, केरल में 9 को, केरल से 9 को, केरल याद रखना है, केरल में 9 को है ना, पहले छोटा है लेकिन लंबा है तो केरल में 9 को। राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात ये सब 10-10 को हो गया, 11-11 को, 10 को 11 को, आंध्र प्रदेश, गुजरात। ऊपर का हम लोग बस 5 को याद रखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 5-6 को। सबसे उत्तर प्रदेश में 31 को, महाराष्ट्र में 19 को, और क्या था तमिलनाडु में 18 को, और उसके बाद बिहार पश्चिम बंगाल में 16-16 को था, कर्नाटक में 12 को था, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में 11-11 को था, उड़ीसा राजस्थान में 10-10 को था, उड़ीसा और राजस्थान में 10-10 को था, उड़ीसा राजस्थान में 10-10 को था, केरल में 9 को था, पंजाब असम में 7-7 को था, पंजाब असम में क्या था, तेलंगाना में 7-7 को था, झारखंड में 6 को था। आगे देखते हैं, जम्मू कश्मीर में 4 को था, पुडुचेरी में 1 को था, दिल्ली में 3 को था, दिल्ली में 3 को था, जम्मू कश्मीर में 4 को था, पुडुचेरी में 1 को था। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति श्री M.V. कृष्णमूर्ति राव हैं। राज्यसभा जो है, राज्यसभा के पहला उपसभापति कौन है बताइएगा। सबको सभापति याद रहेगा, मतलब उपराष्ट्रपति तो याद है, लेकिन राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन बने थे तो श्री M.V. कृष्णमूर्ति राव बने थे। श्री M.V. कृष्णमूर्ति राव उपसभापति का बात कर रहा है, श्री M.V. कृष्णमूर्ति राव। और उपसभापति हुए किसमें भाई 39। उपसभापति राज्यसभा का सभापति उपसभापति अनुच्छेद 89 से 90। उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग हटाया जाना 90 में। 89 में उपसभापति का पद है, और पद का रिक्त हो जाना मतलब खाली हो जाना, पद से हटा दिया जाना 90 में है। 90 में है, किसमें है 90 में है। 89 में क्या है उसका पद है, 89 में उसका पद है। और वो कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, और राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को उपसभापति चुनेगी। तो उपसभापति किसमें है 89 में है, उपसभापति 89 में है, उसका पद त्याग ये सब किसमें है 90 में है। और सबसे पहले राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन बने थे तो M.V. कृष्णमूर्ति राव। श्री M.V. कृष्णमूर्ति राव जो थे प्रथम उपसभापति थे। M.V. कृष्णमूर्ति राव प्रथम उपसभापति। दोस्तों आगे देखो जाओ, धन विधेयक है ना, क्या राज्यसभा में फिर से स्थापित किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 109 में लिखा गया है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार है, इसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं होगा। सिफारिश करो लेकिन फिर भी नहीं मानेगा, लोकसभा चाहेगा तो मानेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं मानेगा। और कभी भी धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में, याद रखना है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। यदि इस समय में विधेयक पास नहीं होता है तो समझो पारित हो गया, ऐसा माना जाएगा। माने पूरा हाथ 100% किसका पावर है? लोकसभा का ही है। बस सिफारिश कर सकते हैं राज्यसभा वाले। यदि इस समय में विधेयक वापस नहीं होता तो पारित समझा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को न अस्वीकार कर सकती है, ना ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है, कोई मतलब है ही नहीं। तो राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आयोजित करता है। राष्ट्रपति कम से कम, राष्ट्रपति क्या करेगा? साल में कम से कम 2 बार क्या करेगा? राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करेगा राष्ट्रपति। राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र के प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच में 6 महीना के अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह के अंदर ही हो जाना चाहिए बैठक। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को किया गया था। राज्यसभा का पहली बार गठन, राज्यसभा का पहला गठन 3 अप्रैल 1952 किया गया, और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। तो राज्यसभा की बैठक, पहली बैठक हुआ 13 मई 1952 में, अप्रैल में गठन किया गया और बैठक हुआ 13 मई में 1952 में। अप्रैल मई मतलब कुछ दिन के बाद, लगभग 1.5 महीना ना, 1 महीना 10 दिन। तो 3 अप्रैल 1952 को गठन किया गया, 1 महीना 10 दिन के बाद बैठक हुआ 13 मई को। देखिए नोट में लिख रहा है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है अंडमान निकोबार का, चंडीगढ़ का, दादर नगर हवेली का, दमन दीव लक्षद्वीप का। इन सब का जो है
क्या प्रतिनिधित्व है राज्यसभा में? नहीं है, कोई भी नहीं है। इसीलिए ऊपर हम लोग देखे थे, कोई भी आया था? नहीं आया था इसमें से। लोकसभा की संरचना आप देखते हैं, 81 में आता है सर अल से लोकसभा 81। देखिएगा, लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है। पहला भी कहा जाएगा, प्रथम, चाहे निम्न सदन भी है, जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष बनाया जाता है, जिसको लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात, माने बाद, पहली बैठक के बाद यथाशीघ्र, मतलब जल्दी ही, अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुन लेता है। कब? 2 सदस्य को, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगा, तो अनुच्छेद 93 के तहत चुनेगा। तो लोकसभा जो है एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष चुनता है। किस आर्टिकल में ऐसा लिखा गया है? लोकसभा चुनेगा एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आर्टिकल 93 में ऐसा लिखा गया है कि लोकसभा क्या करेगा, तो जल्दी ही एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उसे अपने में से चुनेगा। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्य संख्या जो है, मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई है। कब? 500, और उसमें 250 था ना। तो मूल संविधान में कह रहा है, मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई है। अभी इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या सबके बढ़ के 550 हो गया है। तो 250, 550, राज्यसभा में 250 और लोकसभा में 550। लेकिन 550 मैक्सिमम है, इनमें से अभी 530 को सदस्य है। कब है? 530 को सदस्य है। उसमें भी 250 में से कब था? 230 को था ना। सॉरी, 245 को। वर्तमान समय संख्या 245। राज्यसभा में 12 को राष्ट्रपति तो किया था, बचा 233 को। तो 250 में 245 को है। और इधर हम लोग देख लिए थे 500 में से, नहीं, सदस्य अधिकतम मैक्सिमम 550 है, लेकिन मूल संविधान में 500 है। देखिए, सब कोड याद रखना पड़ेगा। मूल संविधान में 500 है, लेकिन अभी इसके सदस्यों की मैक्सिमम संख्या 550 हो सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल है कितना? तो 530 को सदस्य निर्वाचन क्षेत्र से इसमें अधिकतम 35 सदस्य जो है राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में से, अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्र से निर्वाचित किए जा सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है वर्तमान में। वैसे होना चाहिए कितना? 550, जिसमें से 530 सदस्य राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में से, वह अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्र से, संघ वाला हो गया, और 530 को राज्य वाला हो गया। राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से 530 को जाते हैं लोकसभा में, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन सदस्य और 20 सदस्य संघीय क्षेत्र में निर्वाचित किए जाते सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है। कब है? 543 को है वर्तमान में। इन सदस्यों में 524 सदस्य जो है ना, 543 में से 524 सदस्य जो 28 को राज्य, 19 को, 28 राज्यों से 19 को सदस्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से निर्वाचित होते हैं। अच्छा। इन सदस्यों में 524 सदस्य जो है 28 राज्यों से, 524 सदस्य 28 राज्यों से, और 19 को सदस्य जो बचे हुए हैं वो 8 को केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित किए जाते हैं। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिलकर इसमें क्या करता है, तो 543 को भेजता है। लेकिन टोटल अभी कितना बढ़ा के भेज सकता है? चाहेगा तो 550 को भेज सकता है, दोनों मिला के। इसमें से 530 को सदस्य राज्य वाला, 20 को सदस्य संघ वाला। आगे देखा जाए, यहाँ पे थोड़ा दिखा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारतीय संसद में बोले थे, कौन थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो भारत के संसद में आके बोले थे? डी आइजनहावर। ये भारत के संसद में आके बोले थे, डी आइजनहावर। 1959 का बात है। जिमी कार्टर, ये 1978 में बोले थे। बिल क्लिंटन भी आया था 2000 में बोले थे। ये अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन 2000 में आके बोले थे। बराक ओबामा 2010 में भी आके भारतीय संसद में बोले हुए हैं। बराक ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत आए हैं लेकिन संसद नहीं पहुंचे थे। रिचर्ड निक्सन ये आए हैं, बस पहुंचे नहीं है संसद में। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ये भी आया था, बोला नहीं था। चलिए छोड़िए, आगे देखते हैं। नोट 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 लोकसभा और राज्य विधानसभा। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 में आया था, और इसमें लोकसभा राज्य विधानसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों का आरक्षण को समाप्त किया गया था। एंग्लो इंडियन को लोकसभा और राज्य विधानसभा में समाप्त किया गया। लोकसभा और राज्य विधानसभा में सीट जो था आरक्षण आंग्ल भारतीयों का, उसको समाप्त कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन? 104वां संविधान संशोधन 2020 में हटा दिया गया। 104वां संविधान संशोधन करके
आंग्लो इंडियन जो था, आंग्लो इंडियन जो होते थे उनका आरक्षण था लोकसभा में और राज्य विधानसभा में। आरक्षण को हटा दिया गया, क्या रखा जाएगा झूठ मूठ का। नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित किया गया था। नया परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए एससी के लिए 84 स्थान और एसटी के लिए 47 स्थान आरक्षित किया गया था अनुच्छेद 330 के तहत। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 330 के तहत क्या किया गया था? लोकसभा की बात कर रहा है। लोकसभा में एससी को 84 और एसटी को 47 स्थान आरक्षित किया गया था अनुच्छेद 330 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। नए परिसीमन के बाद क्या हो गया? लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 स्थान और एसटी के लिए 43 स्थान अनुच्छेद 330 के तहत आरक्षित किया गया था लोकसभा में। 2001 ईस्वी में संसद द्वारा पारित 84वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 ईस्वी तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। 2026 तक क्या रखा जाएगा? तो उतना ही रखा जाएगा जितना चल रहा है। उसके बाद बदलाव किया न करने का मन होगा तो किया जाएगा। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर होता है। लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा? तो गुप्त मतदान के द्वारा लोकसभा के सदस्य जो हैं, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर होता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा दोस्तों? तो जो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर होता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा। देखिएगा 61वें संविधान संशोधन 1989 के अनुसार भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र है बाहरी दिल्ली। मतदाता कितना है? 33,68,399 बाहरी दिल्ली। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र है लक्षद्वीप, 39,000। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा चांदनी चौक दिल्ली का है। लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण और प्रावधान किया गया तो अनुच्छेद 330, 332। और यह प्रावधान प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए किया गया था, किंतु इस संविधान संशोधन द्वारा 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाता रहा है। वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यताएं निम्न हैं। लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यता क्या है? निम्न है। लोकसभा के सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यता निम्न है। देखिएगा, वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 साल होना चाहिए, उससे अधिक होना चाहिए, भारत सरकार का अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ के पद पर नहीं हो और वह पागल दिवालिया न हो। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लोकसभा के मैक्सिमम। और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 75 के 3 हम लोग देखे भी थे। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है संसद, और जो एक बार 1 वर्ष में का अधिक नहीं होगा, लेकिन एक बार में 1 साल से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा। आपातकाल की घोषणा समाप्त हो जाने पर पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 महीने के अधिक नहीं होनी चाहिए। 1976 ईस्वी में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। लोकसभा 1976 में 1-1 कर बढ़ाया गया था लोकसभा का कार्यकाल, है ना, समझ में आएगा। 1976 में लोकसभा में राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाया गया और स्थगित किया जाता है। लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। जब तक संसद की विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होना चाहिए। अनुच्छेद 100 के 3 में लिखा गया है। यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं हो तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति को यह कर्तव्य होगा कि वह सदन के स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं की जाती है। किसमें लिखा गया है? 100 में। आर्टिकल 100 में लिखा गया है पूरा होना चाहिए। 10% गणपूर्ति होना ही चाहिए सदन में, नहीं तो सदन आगे नहीं कार्रवाई किया जाएगा। तो ये हमारा अनुच्छेद 100 के 3 में लिखा गया था। अनुच्छेद 100 के 4 में क्या लिखा गया है? लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग मतलब 55 को सदस्य होना चाहिए। कुल सदस्यों का 10वां भाग मतलब 55 को सदस्य होना चाहिए। ये अनुच्छेद 100 के 4 में लिखा गया है। 100 के 3 में क्या लिखा गया था? गणपूर्ति है, सदन की गणपूर्ति है, 10वां भाग होना चाहिए, ऐसा लिखा गया था 100 के 3 में। और 100 के 4 में लिखा गया था वही 10वां हिस्सा मतलब 55 को सदस्य होता है। आगे देखा जाए अनुच्छेद 108 के संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किया गया है। 108 में क्या है? संसद की संयुक्त अधिवेशन
कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा निम्न 3 स्थितियों में बुलाया जा सकता है। पहला, विधेयक एक सदन में पारित होने के बाद जब दूसरा सदन नहीं माने तब। दूसरा सदन विधेयक अस्वीकार कर दिया जाए, वही बात। और विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से सहमत नहीं हो तब जाके। विधेयक पर किए गए जाने वाले संशोधनों के बारे में विधेयक पर किए जाने वाले संशोधन के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए। दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक बीत गए हैं। दूसरे सदन के विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 महीना से अधिक बीत गया हो। मतलब एक को कर दिया है विधेयक पारित, लेकिन दूसरा वाला 6 महीना हो गया अभी तक किए नहीं किया पारित, तब जाकर संयुक्त बैठक बुलाएगा राष्ट्रपति। बोलो आप दोनों बैठकों का है नहीं कर रहा है सब। सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशन होने के लिए आहूत करने के लिए अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा का विघटन बीच में हो जाने पर भी अनुच्छेद 108 के 5 के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसमें विधेयक पारित हो सकेगा। मतलब कि सदनों की जो संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के बाद भी लोकसभा का विघटन बीच में हो जाने पर भी विघटन हो भी गया है, फिर भी अनुच्छेद 160 के 5 का दिन क्या कर लेगा? संयुक्त बैठक को बुला सकता है। चलिए लोकसभा विघटित हो गया, लेकिन राष्ट्रपति जब चाहेगा तब बुला के विधेयक पारित करवा सकता है। यहाँ पर देखा जाए थोड़ा हम लोग लोकसभा के सदस्यों की संख्या हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 80 को है, और इसमें ज़्यादा होगा ना, वहाँ पे 31 को था, कम था। और उसके बाद था महाराष्ट्र में 19 को था, तमिलनाडु में 16, तमिलनाडु में कब था जी 18 को था, और पश्चिम बंगाल बिहार में 16 को था। लेकिन लोकसभा में अगर देखा जाए तो इसमें ज़्यादा होगा। उत्तर प्रदेश में भी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा 80 को है, उत्तर प्रदेश में 80 को है लोकसभा सदस्यों की संख्या। उत्तर प्रदेश में 80 को है, महाराष्ट्र में 48 को है। महाराष्ट्र में यहाँ भी उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र आता है, फिर कौन आता है? तमिलनाडु। इधर बहुत पीछे चला गया। यहाँ पे पश्चिम बंगाल 42 पे आ गया, 3 नंबर पे आ गया पश्चिम बंगाल। बिहार आ गया 40 के, बिहार तो सबको याद है। तमिलनाडु 39 को, यहाँ पे तमिलनाडु को पीछे कर दिया, बिहार 40 को चल गया, तमिलनाडु हो गया 39 को, मध्य प्रदेश में 29 को, कर्नाटक 28 को, गुजरात राजस्थान आंध्र प्रदेश में 25 को, केरल ये सब छोटा हो गया। चलिए छोड़िए ये सब। सिक्किम नागालैंड मिजोरम ये सब 1 को 2 है। दिल्ली पुडुचेरी में 7 को 5 को है, दिल्ली में 7 को है, जम्मू कश्मीर में 5 को है। दिल्ली में 7 को है, जम्मू कश्मीर में 5 को है। वहाँ पर दिल्ली में 3 को था, जम्मू कश्मीर में 5 को है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में 4 को था, पुडुचेरी में 1 को है, यहाँ भी पुडुचेरी में 1 को है नहीं। लेकिन यहाँ पे सब में है, दादरा नगर हवेली दमन दीव और अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी 1 को 2 को है, लेकिन वहाँ पे नहीं था, इस सब में नहीं ना था, राज्यसभा में नहीं था ये सब। अच्छा चलिए कंफ्यूज नहीं होना है, आगे बढ़ते हैं। नोट में देखिएगा, अनुच्छेद 108 के द्वारा निर्धारित संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधायन तय तक ही सीमित है। मतलब 108 द्वारा जो निर्धारित संयुक्त बैठक होता है, इसकी प्रक्रिया जो है सामान्य विधायन तक ही सीमित है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकता है। अच्छा, क्या धन विधेयक पारित करना है, चाहे संविधान में संशोधन करना है, तो इसके लिए संयुक्त बैठक नहीं होगा? नहीं होगा, इस सब के लिए संयुक्त बैठक नहीं होता है, ठीक है ना। बाकी के लिए होगा संयुक्त बैठक। तो धन विधेयक के लिए चाहे संविधान संशोधन करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाता है राष्ट्रपति। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। संविधान संशोधन विधेयक क्या है, तो दोनों सदनों में अलग अलग ही पारित होना चाहिए, इसमें संयुक्त बैठक नहीं होता है। चाहे धन विधेयक भी अलग अलग, धन विधेयक तो मैंने है ही नहीं राज्यसभा में, खाली लोकसभा में है, वैसे अपना सहमति देते हैं। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के 2 के द्वारा शासित होता है। संविधान का संशोधन जो है, संविधान में संशोधन करना, ये किस आर्टिकल में है, तो 368 के 2 में लिखा गया है। अनुच्छेद 368 में है और 368 के 2 में है संविधान संशोधन। 368 के 2 में जो है उसके द्वारा पारित शासित किया गया है। 368 के 2 में राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के बाद दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों से संबंधित और उनके परस्पर संचार में संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। जो राष्ट्रपति है, राज्यसभा के सभापति मतलब उपराष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष, इससे परामर्श करने के बाद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित और उनमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। अनुच्छेद 118 में लिखा गया है, 118 के 3 में लिखा गया है। मतलब कि जितना भी है राज्यसभा के सभापति है, लोकसभा का अध्यक्ष, इससे परामर्श लेके क्या करेगा,
संयुक्त बैठक बुलाएगा, संयुक्त बैठक के संबंधित अन्य परस्पर संचार व्यवस्थित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। ये 118 में 3 में लिखा गया है राष्ट्रपति। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। अगर दोनों आ जाए तो अध्यक्षता राष्ट्रपति थोड़ी करेगा, भले बुलाने का काम है उसका, अध्यक्षता तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। भले देखिए कन्फ्यूज मत होइए। अनुच्छेद 118 के 4 में ऐसा लिखा गया है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। किस में लिखा गया? अनुच्छेद 118 के 4 में लिखा गया है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 118 के 4 में ऐसा लिखा गया है। संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान, संयुक्त बैठक हुआ, संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष यदि वह भी अनुपस्थित है, संयुक्त बैठक हुआ, संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान, संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का जो उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो क्या होगा? राज्यसभा का उपसभापति या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अवधारित किया जाए। क्या क्या लिखा जाए? इसमें राष्ट्रपति लिखा था। संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो अब जाकर उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति। लेकिन यहाँ पे उपराष्ट्रपति नहीं लिख रहा है, सभापति के बारे में नहीं ना लिख रहा है। एक ही बार उपसभापति आएगा, सभापति भी तो कर सकता है। वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अवधारित किया जाए। ऐसा यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जिसको उपराष्ट्रपति बोला जाता है, सभापति राज्यसभा का, वो अध्यक्ष संयुक्त बैठक की क्या कर सकता है? तो अध्यक्षता नहीं कर सकता है। यहाँ पर नहीं लिखा नहीं ना है, यहाँ पर लिखा है कि संयुक्त बैठक के अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष भी आ जाएगा, मतलब लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है, लेकिन यहाँ पे सदन का उपाध्यक्ष लिखा है। एक तरफ से देखा जाए तो वो उपाध्यक्ष थोड़ी है, तो अध्यक्ष है। तो लोकसभा का उपाध्यक्ष आ जाएगा। यदि वह भी नहीं है तो अब जाके राज्यसभा का उपसभापति आएगा। यहाँ पर सभापति नहीं लिखा है। अगर यदि वो भी नहीं है तो ऐसे अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अवधारित किया जाए। ठीक है ना। संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इस विधेयक को दोनों सदनों में उपस्थित तथा मत देने के बाद सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। मतलब संयुक्त बैठक में कोई विधेयक को निर्दिष्ट किया जाएगा ना, तो इस विधेयक को दोनों सदनों में के उपस्थिति तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। अनुच्छेद 108 के 4 में ऐसा लिखा गया। संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया के अनुसार ही होती है। संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया के अनुसार होती है। ऐसा नहीं कि राज्यसभा उच्च स्थायी है तो उसी को किया जाए, नहीं। संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया के अनुसार चलेगा, क्योंकि वहाँ का जो है अध्यक्ष करता है, लोकसभा का अध्यक्ष इसका क्या करता है? संयुक्त बैठक का ये करता है। ये आर्टिकल 104 के किसमें लिखा था जी? एक सौ 118 के 4 में लिखा था। 118 के 4 में लिखा है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। 118 के 4। आगे देखा जाए दोस्तों, संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही लोकसभा की प्रक्रिया के अनुसार होती है। संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यक्तिगत यानी समाप्त नहीं होता है। संसद में जितना भी लंबित विधेयक है, लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यापकत यानी समाप्त नहीं होता है। अनुच्छेद 107 के 3 में लिखा गया है कि संसद में लंबित जितना भी विधेयक सदनों के सत्रावसान अगर हो गया ना, मान लीजिए सदनों का सत्रावसान हो गया, उसके कारण व्यापकत यानी मतलब उसको समाप्त नहीं होता है, वो रहेगा। फिर नया जो आएगा उसको जांच पड़ताल करके उसको पारित करना होगा, करेगा, बंद करना करेगा। ये अनुच्छेद 107 में लिखा गया है। ऐसा नहीं है कि कोई विधेयक है अब सत्रावसान हो गया मतलब ख़त्म हो गया लोकसभा, तो अब वो पारित नहीं मतलब कि ख़त्म हो गया उसका, नहीं, वो आगे भी आने वाला सोचेगा। राज्यसभा में लंबित विधेयक, अगर राज्यसभा में कोई लंबित विधेयक है जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, ठीक है, तो लोकसभा के विघटन पर व्यापकत नहीं होता है, वो भी नहीं होता है टूटने पर। अनुच्छेद 107 के 4 में ऐसा लिखा गया है। अनुच्छेद 107 104 क्या है? तो टूटेगा नहीं किसी एक को मतलब कि सदन का हटने से।
कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया हो और राज्यसभा में लंबित है, अनुच्छेद 160 में उपबंधन 3 के रहते हुए लोकसभा के विघटन पर व्यवगत हो जाएगा। अनुच्छेद 107 के 5 में लिख रहा है, मतलब कोई भी विधेयक जो लोकसभा में लंबित या फिर जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया हो और राज्यसभा में लंबित है, तो अनुच्छेद 160 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर भी लोकसभा अगर हट गया तो विघटन पर व्यापगत हो जाएगा। लोकसभा के विघटन पर हट जाएगा, व्यापगत मतलब समाप्त हो जाएगा। जब मान लीजिए लोकसभा पारित किया है कोई विधेयक और भेज दिया है राज्यसभा में पारित करने के लिए, तब तक लोकसभा खत्म, तब क्या हो जाएगा, तो विधेयक खत्म हो जाएगा, विधेयक भी खत्म हो जाएगा। अब उससे पहले अगर राज्यसभा पारित कर दे तो फिर बन जाएगा, है ना। लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 गो होती है। लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कब होती है, 20 गो होती है। तारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं, तारांकित क्वेश्चन अगर पूछना है तो लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्न कितना हो सकता है, मैक्सिमम संख्या 20 गो होता है। कब होता है, मिक्स 20 गो होता है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता ही है। इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं की जाती है, हम लोग जानते हैं। अविश्वास प्रस्ताव जो होता है, किसी के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता है तो केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है। कहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 गो लोकसभा सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। अगर अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करना है, हम पीछे हम लोग याद किए थे कि कोई मंत्रिपरिषद है, चाहे अध्यक्ष सदस्य है, उस पर अविश्वास प्रस्ताव हम लोग ला देते हैं तो मंत्रिपरिषद टूट जाता है। तो किसी के ऊपर लाना है तो हमको क्या चाहिए, कम से कम 50 गो लोकसभा सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। कम से कम कितना, 50 गो लोकसभा सदस्यों का समर्थन की ज़रूरत होती है, 50 गो। जबकि अविश्वास प्रस्ताव को पारित कराने के लिए लोकसभा सदस्यों के बहुमत की ज़रूरत होगी। अगर मतलब प्रस्ताव को पेश करना है तो 50 गो लोकसभा सदस्य चाहिए। 50 गो अगर मान लेगा तो प्रस्ताव को पेश किया जाएगा। लेकिन अगर उसके जो है प्रस्ताव को पारित कराने के लिए, जबकि अविश्वास प्रस्ताव को अगर पारित करा दिया जाएगा तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, लोकसभा के सदस्यों की बहुमत की ज़रूरत होती है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार की इस्तीफा देना पड़ जाएगा। तो भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख ही नहीं है। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख है नहीं है, ऊपर से अलग से सब बनाया गया है नियम कानून। तो भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है अविश्वास प्रस्ताव जैसा। ध्यान में इसको रखिएगा कि भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव ये सब कोई भी फलाना ढंग का नहीं है। अब देखते हैं लोकसभा के पदाधिकारी जो होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, हम लोग के बारे में थोड़ा इस सब के बारे में पढ़ते हैं।